नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात में बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास का विस्तृत ब्लूप्रिंट सौंपा गया है। इस पर हमारे चैनल में प्रतिक्रिया देते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार बस्तर के विकास को प्राथमिकता दे रही है और आने वाले समय में इसे प्रदेश का सबसे समृद्ध संभाग बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का प्रभाव लगातार कम हुआ है और अब क्षेत्र में भयमुक्त व शांत वातावरण बन रहा है। स्थानीय लोग भी बदलाव को लेकर उत्साहित है। सरकार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। देखिए, ये तो हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति के कारण से आज हमारा बस्तर सहित पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने जो इस कार्य को बड़े तीव्रता के साथ में इस क्षेत्र में उसको पालन करवाया, और माननीय गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी ने जो मेहनत की और सबके सहयोग से संभव हो सका। हमारे सेना के जवानों ने जिस तरीके से अंदर घुस करके नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया, और उसका परिणाम है कि आज हमारा पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो गया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बस्तर को लेकर के ब्लूप्रिंट तैयार किया है, और वहाँ पे चाहे अधोसंरचना का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, रोजगार के अवसर हो, इन सब विषयों को लेकर के एक बड़ा योजना बनी है। और आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात की भी घोषणा की है कि हमारा बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित और सबसे समृद्ध संभाग के रूप में पहचाना जाएगा। छत्तीसगढ़ में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए लोक निर्माण विभाग ने 15 फोर लेन सड़कों के निर्माण हेतु 708 करोड़ 21,35,000 रुपए की मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत इस राशि से प्रदेश के विभिन्न जिलों में करीब 90.5 किलोमीटर लंबी फोर लेन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों के बनने से प्रमुख मार्गों पर यातायात सुगम होगा, जाम से राहत मिलेगी और यात्रा का समय भी कम होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सुरक्षित और बेहतर आवागमन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। फोर लेन सड़कें प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत करने के साथ आर्थिक विकास को भी नई गति देगी। देखिए, इस वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग को 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। एक योजना बनाकर हम छत्तीसगढ़ के सड़कों को उन्नयन करने का काम, मजबूत करने का काम, नए सड़कों के निर्माण का काम, पहुंच विहीन गांव में सड़क, पुल, पुलिया पहुंचाने का काम, इसको योजना बनाकर कर रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए ये लगातार काम कर रही है। 4 लेन की सड़कें बनाएंगे, हाई स्पीड की सड़कें बनाएंगे, और पहुंच विहीन गांवों को वहां पर भी सड़कें बनाने की हमारी योजना है, और उस दिशा पर तेज गति से हम काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने चुनावी जिम्मेदारी निभाकर वापस लौटने के बाद कहा कि असम में स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पिछले 2.5 महीनों तक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लगातार उन्होंने काम किया है। रुझानों के अनुसार मतदान शांतिपूर्ण रहा है और मतदाताओं में भाजपा के पक्ष में भारी उत्साह देखा जा रहा है, जिससे तीसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। मीडिया से चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा का हर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में डटा हुआ है। राज्य की जनता वर्तमान सरकार की नीतियों से परेशान है और कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है और भाजपा के पक्ष में माहौल बन रहा है। उन्होंने बताया कि नेशनल ट्राइबल गेम्स के शुभारंभ पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के समक्ष खेल विश्वविद्यालय की स्थापना सहित कई मांगे रखी हैं। आसाम के 126 विधानसभा सीटों में मतदान हो रहा है। लखीमपुर लोकसभा के 9 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी। पिछले 2-2.5 महीनों से लगातार वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी के पक्ष में काम किया, और आज सवेरे से लगातार मेरी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बातचीत हुई है। तो जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, जिस प्रकार से जानकारी मिली है, मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से हो रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में
मतदाताओं में भारी उत्साह है और उत्साह भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित रूप से इतिहास बनने जा रहा है असम में और तीसरी बार बीजेपी एनडीए की सरकार वहां पर बनने वाली है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत पूरी क्षमता के साथ चुनाव के मैदान में है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी की तानाशाही से त्रस्त है, परेशान है और जिस प्रकार से वहाँ कानून का राज नहीं है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में भी परिवर्तन की हवा चल रही है और वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनगणना की तैयारियां प्रारंभ हो गई है और निश्चित रूप से व्यापक रूप से जनगणना हो रहा है। तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और जनगणना के बाद आगे परिसीमन को लेकर ये सब विषय आने वाले समय में समझ में आएगा कि क्या कब और कैसे होगा। देखिए, जल जीवन मिशन के हालात के बारे में आपको पता है कि किसने इसकी हालत ख़राब की है, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद लगातार हम जल जीवन मिशन के काम को तेज़ गति से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है 2024 तक की ये योजना थी और राज्य की कांग्रेस सरकार ने इसमें 3 साल का विलंब किया। 2023 में इन्होंने ट्यूबवेल खुदाई का ठेका दिया और 24 में योजना कंप्लीट करनी थी। तो अव्यवस्था तो कांग्रेस ने फैलाई, लेकिन हम इन बातों से दूर होकर इस योजना को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आकांक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। आज लगभग हमारी 7,000 से अधिक योजनाएं पूरी हो गई है। 5,000 से अधिक गाँवों में पानी हम देने लग गए हैं और अब वो योजना विस्तारित कर दी गई है। जल जीवन मिशन 2.0 लागू हो गया है और उसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां प्रारंभ कर ली है और आने वाले समय में उस योजना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया के नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ ने की है। जिस तरीके से खेलो इंडिया के नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ ने की और जिस प्रकार पूरे छत्तीसगढ़ में खेल का वातावरण बना, खेल की चर्चा हुई, आने वाले समय में लगातार बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं छत्तीसगढ़ में हो, इसको लेकर हम योजना बनाकर काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे खेल की गतिविधियां बढ़े, खेल की सुविधाओं में भी विस्तार हो, अच्छे प्रशिक्षक मिले, अच्छे खेल के मैदान, खेल के उपकरण मिले, इसके लिए लगातार योजना बनाकर काम कर रहे हैं। जब नेशनल ट्राइबल गेम्स के शुभारंभ के लिए खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का आगमन हुआ, हमने उनके सामने अनेक मांगें रखी है। उनमें से एक मांग खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर भी है। उससे पहले भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर मैंने छत्तीसगढ़ के लिए अनेक खेल सुविधाओं की मांग की है और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इन पर सकारात्मक रूप अपनाएगी और छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए केंद्र से भी भरपूर सहयोग और मदद मिलेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है ये सबके सामने है। कांग्रेस की दुर्गति हो चुकी है। कांग्रेस अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। न नेता है, न नियत है, न नेतृत्व है। कांग्रेस में ये कुछ भी कर ले, कुछ होना जाना नहीं। देखिए, सभी राजनीतिक दलों को अपनी गतिविधि करने का स्वाभाविक रूप से अधिकार है, उस पर कुछ कहना वाजिब नहीं है। पर यह है कि कांग्रेस पार्टी से जनता दूर जा चुकी है। कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नियत है, न नेता है, न काम है। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत लोखंडी में मरूम की अवैध खुदाई का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि दिन दहाड़े पोकलैंड मशीनों से मरूम की चोरी की जा रही है, लेकिन शिकायत के बावजूद खनिज विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। सरपंच अयोध्या देवांगन ने बताया कि कई बार लिखित और मौखिक शिकायत दी गई, फिर भी अवैध खनन जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्रवाई से पहले ही माफिया मौके से भाग जाते हैं। मामले पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। यदि अधिकारियों की संलिप्तता के सबूत मिलते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आया हूँ। मेरे यहाँ अवैध खनन मुरु मिट्टी का हो रहा है।
उसके लिए मैं माइनिंग को 4 से 5 बार दे चुका हूँ ज्ञापन, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फोन लगाओ, गाड़ी रोक के रखते, फोन लगाओ तो 3 से 4 घंटा बाद आते, उसके झगड़ा लड़ाई करके अपने गाड़ी वाले भग जाते हैं। अब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आया था कि इसमें कार्रवाई अब सर लोग फोन करते हैं, आते ही नहीं। क्या लगता है कितना दिन हो गया चलते वहाँ करीब 2 से 2.5 महीना हो गया और बहुत गड्ढा कर चुके हैं। किसके द्वारा किया जा रहा है? अब ये गांव के कुछ लोग भी मिले हुए हैं और बाहरी लोग भी हैं। जिला प्रशासन के लोग लगातार कार्रवाई की दावा करते हैं, हर क्षेत्र से कार्रवाई हो रहा है करके। नहीं, हमारे यहाँ तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक भी हाईवा ना एक भी जेसीबी कोई भी जब्ती नहीं बनाया, ना एक भी ट्रैक्टर जब्त किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और ये लोग जब जाते हैं तो वहां से फोन आ जाता है, किसी का भी इनके आदमी होंगे जो बताते होंगे, अधिकारियों का आदमी होगा, सेटिंग होगा इनका, जो माफिया हो गया। तो लगता है मेरे को बिल्कुल सही बात है ये। क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब बोले कि आप लोग भी मेहनत करो, हमको फोन करो, हम कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं, इस बार अगर हो जाता है, आए हैं ज्ञापन देने, हम भी मेहनत करेंगे। अब कर भी रहे थे, अब करेंगे। अब देखते हैं कलेक्टर साहब क्या बोलते हैं, फिर फोन तो करेंगे। अधिकारी को नंबर मिला है। अभी भी आ रहे हैं तो मंदिर से लोग आए हैं और हमने इनको बोला है कि जब कभी भी शिकायत आएगी तो केवल शिकायत करेंगे तो तब तक वो भग जाते हैं लोग। तो अगर गांव वाले चाहेंगे तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसमें सब लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। लगातार हम लोग जितना लोग हैं उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बट इसमें चूँकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इसमें वो करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में रहते हैं और एक बार कार्रवाई करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं अधिकारियों को। तो उसके बाद कहीं से भी फोन आता है तो फिर दूसरी जगह जाने में वो जब ये पहली कार्रवाई होती है तभी वो बात। लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, FIR भी दर्ज करा रहे हैं इसमें। उसके बावजूद भी अगर कहीं पे कुछ इस तरह का है तो हमने आपके माध्यम से मैं अपील भी करूँगा गाँव वालों को कि अगर इस तरह की कहीं भी कोई चीज़ है तो वहाँ 5-7 लोग अगर वहाँ आ जाएंगे तो बाहर के लोग कभी भी ऐसा इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। और जब लोगों को ये लगेगा कि इस गांव में लोग अवेयर हैं तो लोग नहीं लेंगे। बिलासपुर में रेलवे मजदूर संघ ने प्रेस वार्ता कर नई पेंशन नीति के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग उठाई। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि एनपीएस से कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा कमजोर हो गई है, जिससे असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर रेलवे के निजीकरण का आरोप भी लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे 16 घंटे तक काम लिया जा रहा है, जबकि रेलवे में करीब 2 लाख पद खाली पड़े हैं और भर्ती नहीं हो रही। संघ ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इसका मेन मुद्दा है पुराना पेंशन स्कीम को रिस्टोरेशन कराने का। ये इशू पे हम अगले दिनों में स्ट्रगल और भी इंटेंसिफाई करने के लिए चर्चा माध्यम से एक डिसीजन लेके और संघर्ष का एक एक्शन प्लान बनाएंगे। हम ये संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ, 2 रेल मंत्री लिखित पूर्वक प्रपोजल भेजे भारत सरकार को। रेल कर्मचारियों को वर्किंग टोटली कॉम्प्लेक्स है, यूनिक है, दूसरे डिपार्टमेंट से कंपेयर ना कर सकते। ये डिफेंस में सेना कैसा काम करती है, ऐसा काम करके ये लोग रिस्क लेके काम करते। वही कारण से रेलवेज में ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोरेशन का प्रपोजल नहीं, भारत सरकार रिस्पॉन्ड नहीं की। यूपीएस लाई, यूपीएस को कर्मचारी रिजेक्ट किया, 4.3% यूपीएस प्रेफर किया, 95% रिजेक्ट कर दिया। ये भी हमारा जस्टिफिकेशन है। कोरिया जिले में पटना पुलिस ने नशीली दवाइयों की तस्करी करते एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओम प्रताप साहू अंगा गांव का निवासी है, जो बाइक से भारी मात्रा में अवैध दवाइयां लेकर पटना की ओर जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लल्लन चौक अंगा तिराहा के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके झोले से बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुई। पुलिस ने करीब 1,20,000 रुपए की दवाइयां और बाइक जब्त कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। 10/4/2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि अंगा का ओम प्रताप साहू काफ़ी मात्रा में नशीला दवाइयां लेकर पटना की ओर मोटरसाइकिल में बिक्री करने जाने वाला है। उक्त सूचना पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई कर ललन चौक अंगा तिराहा के पास पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई, जहां मोटरसाइकिल से ओम प्रताप साहू पिता यदुनंदन साहू
30 वर्ष निवासी अंगा का अपने मोटरसाइकिल के साथ मिला, जो झोला में काफ़ी मात्रा में नशीली कैप्सूल को रखा हुआ था, जिसे तलाशी लेने पर 14 बॉक्स में लगभग 3360 नग नशीली टैबलेट मिला। रायगढ़ में वित्त मंत्री और विधायक ओपी चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर में अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय और नवीन जूट मिल थाना भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित स्मार्ट पंजीयन कार्यालय से नागरिकों को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं मिलेगी। इस दौरान मंत्री ने पंजीयन की ई-KYC, आधार अपडेशन और ऑटो म्यूटेशन जैसी प्रक्रियाओं का निरीक्षण किया। जूट मिल थाना भवन के शुभारंभ पर उन्होंने पुलिसिंग को चुनौतीपूर्ण बताते हुए बेहतर सुविधाएं देने की बात कही। असम चुनाव पर उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार बना रही है और जिन सीटों का वे प्रभार संभाल रहे थे वहां भी जीत तय है। रजिस्ट्री ऑफिस और जूट मिल थाना भवन, इन दोनों का लोकार्पण हुआ है। रायगढ़ में बहुत सारे विकास काम चल रहे हैं। अभी हफ्ता 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी को भी हम आमंत्रित करेंगे और बड़े कामों का भी लोकार्पण रायगढ़ की जनता को देखने को मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से रायगढ़ में लगातार नए नए काम हो रहे हैं। और जूट मिल थाना बहुत पुराना थाना है, किस तरह जीर्ण शीर्ण हालत में था आप सभी जानते हैं। बट हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शासन ने इसका बिल्डिंग सैंक्शन किया और इतना अच्छा भवन बनकर तैयार हुआ है। इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता को और पुलिस विभाग को, एसपी साहब को और पूरे पुलिस टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। नित्य नए काम रायगढ़ के विकास की कड़ी में जोड़ते रहेंगे। मैंने पहले ही कहा कि ऐसा कोई हफ्ता नहीं होगा, हर वीक कोई न कोई भूमि पूजन लोकार्पण का काम जरूर होगा। और अब आने वाले हर 3-4 महीने में देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी की स्तर के बड़े प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण, भूमि पूजन हर 3-4 महीने। भैया जो आवास है पुलिस कर्मियों का, भैया वो काफी जर्जर स्थिति में है। नहीं, उसमें भी हमने बहुत सारा स्टाफ क्वार्टर भी हमने सैंक्शन किया है। जो हमारा उर्दना का जो केंद्र है, वहाँ पर भी विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर की स्वीकृति का काम हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिस भी चीज़ की जरूरत होगी उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। सर, असम दौरे के बाद से जब पहुँचे, कैसा लग रहा है, कैसा रहा? मैं इतना कह सकता हूँ कि असम में राजनीतिक असम में भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की लहर नहीं सुनामी है। और ये 4 तारीख को आप लोग साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और वहाँ पे 126 में से भाजपा घोषित तौर पर 103 सीट में मतलब एनडीए लड़ रही थी फोकस करके। तो 103 में मुझे लगता है कि वी विल गेट 90+। आपने जहाँ प्रचार किया, मैं प्रचार के अलावा 10 सीटों का मतलब प्लानिंग मैनेजमेंट प्रवासी प्रभारी की भूमिका थी मेरी 10 सीटों पे। 10 सीटों में एक सीट तो वो 23 में से एक सीट थी, बाकी 9 में 9 मुझे लगता है कि हम जीत जाएंगे। आप मैच करिएगा। 4 तारीख को सीटों के नाम बता दे रहा हूँ मैं, जो लमदीन, होजाई, बरहमपुर, करियाबोर, बोकाखाट, खोमताई, डेरगांव, सरूपथार और गोलाघाट, ये 9 सीट। उस एक सीट के अलावा मैं देख रहा था बिना कांडी के, जिसको हम लड़ ही नहीं रहे थे, मान लीजिए। इन 9 सीटों को आज मैं मीडिया में बोला हूँ। आप 4 तारीख को रिजल्ट देखिएगा। मतलब मुझे लगता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 सालों में नॉर्थ ईस्ट के लिए काम किया है और पिछले 10 सालों में असम में पहले सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में और वर्तमान में हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उसके कारण असम की जनता प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाएगी। और इन 9 सीटों का आप रिजल्ट देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि 9 में 9 सीट। पश्चिम बंगाल में भी तख्ता पलट होगा सर। पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से वहाँ पर भी जनता त्रस्त है। जिस तरह से तुष्टीकरण की वहाँ राजनीति हुई है, जिस तरह से बहुसंख्यक समाज के को राजनीतिक स्वार्थों के कारण दबाया गया है, कुचला गया है, उस भावना की अभिव्यक्ति निश्चित रूप से बंगाल की जनता जनार्दन करेगी। और ममता जी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर बंगाल के बेहतर भविष्य की बुनियाद बंगाल की जनता रखेगी। बिलासपुर के इमलीपारा स्थित पुराने बस स्टैंड के व्यापारियों का संघर्ष अब उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। बीते 2 वर्षों से अपनी दुकानों की मांग को लेकर व्यापारी लगातार प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकल पाया है। दरअसल नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पुराने बस स्टैंड क्षेत्र की दुकानों को तोड़कर नया कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। उस समय वर्षों से व्यवसाय कर रहे व्यापारियों को भरोसा दिलाया गया था कि उन्हें नई जगह पर दुकान दी जाएगी, लेकिन आज तक वह वादा अधूरा है। व्यापारियों का कहना है कि वे करीब 45 वर्षों से
यहाँ व्यापार कर रहे थे और नियमित रूप से टैक्स भी जमा करते आए हैं। इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि नए कॉम्प्लेक्स की दुकानों को 70 से 80 हजार रुपए किराए पर दिया जा रहा है। व्यापारी संघ ने चंद्रिका होटल के पीछे खाली जमीन पर दुकान देने की मांग की है, लेकिन पिछले 6 महीनों से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो वे नगर निगम कार्यालय के सामने आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन कब जागता है। में चाहने का कुछ नहीं है। जो दुकानें हमारी तोड़ी गई थी 14 मई 2024 को, और अब हम चाहते हैं कि हमारी दुकानें हमें दे दी जाएं, जहां पर भी हमें पुनर्स्थापन या तो उसी जगह पर दे दी जाए या तो फिर वैकल्पिक तौर पे यदि हमें रघुराज स्टेडियम के पीछे भी हमारे पास विकल्प आया है तो हमें वहां पर दुकानें दे दी जाए। महापौर जी ने और सभी जो विधायक महोदय हैं और जितने भी पार्षद महोदय हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि रघुराज स्टेडियम के पीछे में आप लोगों को जितने भी सभी व्यापारी हैं तो आप लोगों को दुकानें बनाकर हम लोग दे देंगे या आपको भूमि आवंटन कर देंगे या दुकानें बनाकर। लेकिन अभी तक कोई ठोस जो है जवाब हमें नहीं दिया जा रहा। इसी तरह से गुमराह किया जा रहा है। वैकल्पिक तौर पर अलग अलग जगहों पे हमें विकल्प तो दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ ओरल, सिर्फ मौखिक रूप से, लेकिन अभी तक हमारी औपचारिक जो ठोस जो हमारा निराकरण है वो नहीं हो पा रहा है। यह विगत 45-47 वर्षों से दुकान का संचालन हो रहा था, जिस बाबत हमको हटाया गया कि हम आपको दुकान देंगे, सिर्फ झूठ और छल कपट के द्वारा हमको हटाया गया और आज तक के हम 2 साल से दुकान से वंचित हो गए। एक दाने के इस महंगाई के दौर में एक दाने के लिए मोहताज हो गए। आयुक्त और कलेक्टर कमिश्नर सबसे ये निवेदन कर रहा हूँ और नगर विधायक से कि हमको जल्द से जल्द दुकान दे दें, जहाँ कहीं भी दे रहे हैं। आपने पहले बोला था हम चंद्रिका होटल के पीछे दे रहे हैं, आज उसको भी 6 महीने से हमको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, दुकान नहीं दिया जा रहा है। अभी कैसे आपका रोजी रोटी चल रहा है? अभी कुछ भी नहीं चल रहा है। अभी ये है कि भीख मांगने की कंडीशन आ गई और बॉडी ऐसा हमको जवाब दे चुकी है। आज हम 66 की एज में आ गए हैं, 66 बरस के हो गए। इस उम्र में अगर हम दुकानदारी के लिए दुकान मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? जिनको आपने 47 वर्षों से दुकान चला रहे थे, आज उनको आप बोल दिए अवैध बैठे हैं। तो नगर निगम क्या है, अंधी सरकार थी क्या? टैक्स पटाते हुए हम बैठे हुए थे। हमारी 3-3 दुकानें थे। हम आपसे भीख मांग रहे हैं कि हमको एक दुकान दे दीजिए, फिर भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या हम विवश हो चुके हैं? आत्मदाह आपके विकास भवन के सामने कर दें या बॉडी डोनेशन का भी फॉर्मेलिटी हम पूरा कर रहे हैं। जिस दिन हमारी ये फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, इसी शाम के समय नहीं, सुबह के समय आप हमारी लाश को बॉडी डोनेशन में दे दीजिएगा ताकि हमारे शहर के काम आ जाए। आपको तो शर्म नहीं आएगी, लेकिन मुझे शर्म आ रही है बोलने में कि क्या ये विकास हो रहा है कि हमारा विनाश कर रही है सरकार। बिलासपुर के कंपनी गार्डन में शुक्रवार सुबह मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। हमले में सुबह की सैर करने पहुंचे लोगों समेत 10 से अधिक लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गार्डन में लगे मधुमक्खियों के छत्ते से किसी ने छेड़छाड़ कर दी, जिसके बाद मधुमक्खियां आक्रामक हो गई और लोगों पर टूट पड़ी। हमले के बाद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। कई लोगों के चेहरे और शरीर पर डंक लगने से सूजन आ गई। घटना के बाद गार्डन में दहशत का माहौल है और लोगों ने प्रशासन से जांच की मांग की है। कंपनी गार्डन में आज कार्यक्रम में शामिल होने गए थे तो वहाँ स्पीकर बज रहा था, उसकी आवाज़ से मधुमक्खियाँ फैल गई पूरी। तो जितने भी वहाँ पे कंपनी गार्डन में सैर करने आए थे सबको उन्होंने वो काट दिया। कितने लोग? कम से कम 20-25 लोग। सब यहीं आ रहे हैं? हाँ, धीरे धीरे सब यहीं आ रहे हैं। सिंधी दिवस था 10 तारीख का, 10 अप्रैल को सिंधी दिवस मनाते हैं हर साल। तो वहाँ पर जन्म आरती करी रहे थे हम लोग मिल के। तो उसी में मतलब पता नहीं कहाँ से मतलब झुंड वैसे लगे। सब जितने आदमी थे कम से कम 25-30 आदमी 40 आदमी होंगे। सब के वो माधु कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भागा, कोई चप्पल छोड़ के भागा, कोई मोबाइल छोड़ के भागते जा रहे थे मालूम। फिर उसके बाद वहाँ तक मस्जिद भी उस पार के चले गए। तो ये कहाँ गए थे? बाजार अभी तक पहुँचे, तभी वहाँ तक भी दौड़ा रही थी। दौड़ाते उसके बाद जाके हम लोग फिर वापस धीरे धीरे घर चले गए। आज के बुलेटिन बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।